वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। बहुत छुट्टी मनाए आप लोग, हम भी। आइए, अब एग्ज़ाम नज़दीक है, थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ाएंगे, है ना। कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के जो प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, उसमें एक लास्ट टाइप का प्रॉब्लम ये है, मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किया था उसमें सिर्फ एक इनपुट था और एक आउटपुट था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक्चुअल में भी जो कई सारे इक्विपमेंट्स, कई सारे मशीन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और एक से ज़्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं, है ना। तो वैसे प्रॉब्लम्स या वैसे इक्विपमेंट्स का हम लोग किस तरह से ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, उसके लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट प्रॉब्लम्स में कि आपको एक से ज़्यादा इनपुट हो सकता है ना, और एक से ज़्यादा आउटपुट भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, जो हम लोगों ने नेटवर्क में यूज़ किया था। बिल्कुल वही। क्या करते हैं, एक बार में एक इनपुट लेते हैं, है ना। एक बार में एक इनपुट लेते हैं और दूसरे इनपुट को मान लेते हैं कि वो है ही नहीं, तो सिर्फ एक इनपुट को लेकर के आउटपुट निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए 3-4 इनपुट हो, एक से ज्यादा इनपुट हो और एक आउटपुट हो, ठीक है, तो उस केस में एक बार में एक इनपुट को लेंगे और C/R निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दो इनपुट है, एक है R और एक है D, ठीक है। तो एक बार में क्या करेंगे, टेकिंग R एज इनपुट, तो मान लेंगे कि D है ही नहीं, ठीक है, तो R और यहाँ C, तो ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे C/R, ठीक है। फिर सेकंड केस में ये मानेंगे कि सिर्फ D इनपुट है, R नहीं है, ठीक है, और फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे C/D, और जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन होगा वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल जो इस टाइप के प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये जो है, हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टेकिंग R एज इनपुट, R को इनपुट लेते हैं, ठीक है, D नहीं है। तो D अगर देखिए यहाँ पे समिंग पॉइंट क्यों था, समिंग पॉइंट यहाँ इसलिए था क्योंकि D आ रहा था। एक से ज्यादा चीज आता है तो समिंग पॉइंट होता है ना, तो D भी आ रहा था और इधर से ये भी जा रहा था, इसलिए समिंग पॉइंट लगाना पड़ा। जब D है ही नहीं तो यहाँ पे समिंग पॉइंट लगाने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ये G4 से कनेक्टेड होगा। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे R तो रहेगा, G1 भी रहेगा, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, G3/1 प्लस G3H2, ठीक है, और डायरेक्टली क्या हो जाएगा G4 C, और यहां पे रिटर्न ठीक। ये अब अगले स्टेप में ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं, G1 G3 G4, ठीक है। ये अब तो बहुत सिंपल है क्या, ठीक है, काफी सिंपल है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम यहां पे लिखते हैं C/R इज इक्वल टू GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS। तो ये हो जाएगा G1 G3 G4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G3H2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS, मतलब G1 G3 G4
H1 बाई 1 प्लस G3H2। ठीक है, तो फाइनली जो C बाई आर आएगा यहां से वो हो जाएगा G1 G3 G4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G3H2 प्लस G1 G3 G4 H1। ठीक है ना। यहां से एक चीज हम लोग ये करते हैं फाइनल आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है, फाइनल आउटपुट अगर निकालना है तो देखिए एक ट्रांसफर फंक्शन तो ये हो गया, लेकिन यहां से हम फाइनल आउटपुट मतलब पहले इनपुट के लिए आउटपुट कितना होगा, C इक्वल टू G1 G3। या हम अगर यहीं पे आपको जब आप ये चीज समझ गए हैं तो यहीं पर अगर कहें ये तो C बाई आर है, आउटपुट बाई इनपुट है। अगर हम आउटपुट सिर्फ यहां से निकालें तो यहां पर इंटू आर हो जाएगा, C बाई आर यहां इनपुट। तो आर जब इनपुट आर है तो उसके लिए आउटपुट कितना है, ये पूरा है। ठीक है, सिमिलरली जब इनपुट डी होगा तो उसके लिए आउटपुट निकाल लेंगे, फिर फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका और उसका दोनों का सम। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो ये टेकिंग आर एज इनपुट हमने ये निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे टेकिंग डी एज इनपुट। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अब जब हम टेकिंग डी एज इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जब हम डी को इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट से लेकर के आउटपुट के बीच के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब हो जाता है फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट। तो यहां पर डी से इनपुट है और सी से आउटपुट है ना। तो G4 क्या है आपका, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट, और बाकी ये जो सारा तामझाम है ना, H1 G1 G3 H2, ये सारा का सारा क्या है, आउटपुट से इनपुट के बीच में, आउटपुट से इनपुट के बीच में, इनपुट से आउटपुट के रास्ते में जो मिलता है फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट होता है, और आउटपुट से बैक जो आता है वो क्या होता है, फीडबैक पाथ एलिमेंट होता है। तो ये जो सारा आप देख रहे हैं ना, जब आप डी को इनपुट लेंगे तो ये सारा का सारा इधर वाला क्या हो जाएगा, फीडबैक पाथ एलिमेंट हो जाएगा, है ना। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, फीडबैक पाथ एलिमेंट हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे आपको देखने में, चूंकि हम लोग की एक आदत हो गई है फीडबैक को नीचे देखने की इस तरह से, तो हम इसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोबारा यहां बना रहे हैं। आप देखिए ताकि आप भी बनाना सीखें उसको, क्योंकि उस तरह से बनाने के बाद उसके एनालिसिस और आसान हो जाएगी। तो जब हम डी को इनपुट लेंगे तो आर का कोई मतलब नहीं रह गया, और आर का कोई मतलब नहीं रह गया तो इस समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह गया। डायरेक्ट इनपुट क्या हो जाएगा, H1। अब H1 के साथ चूंकि यहाँ निगेटिव है इसलिए डायरेक्ट यहां से हम आर नहीं होगा, डायरेक्ट G1 को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे H1 न लिख करके क्या लिखेंगे, माइनस H1। क्योंकि अगर समिंग पॉइंट रहता तो यहाँ माइनस होता, माइनस यहाँ है, अब समिंग पॉइंट तो हट जाएगा क्योंकि आर हट जाएगा, तो माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए जरा एक बार फिगर, डी समिंग पॉइंट, इसी चीज को हम आप प्रैक्टिस अगर आपको हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का तो आप बिना इस तरह से सोचे हुए भी आप बना सकते हैं, दैट इज नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब डी से देखिए कैसे कैसे है, ठीक है, करते हैं। उससे पहले इधर ये जो गया है, ये जो इसमें गया है, क्या गया है, प्लस गया है, तो यहां पर क्या होगा, प्लस, ठीक है। और ये इस तरह से यहां पर क्या होगा, G3, ठीक है। फिर इधर भी क्या है, समिंग पॉइंट है। आप इस तरह समझिए कि हम इसको फीडबैक वाले को नीचे ला रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, और अगर बिना इसको किया बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी है, वो भी बात बढ़िया है। यहां पे क्या हो जाएगा, H2 माइनस, ठीक है। उससे
इससे पहले क्या है, G1, और यहां से इधर आया है -H1, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है एक इसमें फीडबैक में। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर ले पहले, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे के बदले क्या हो जाएगा, पूरे के बदले हो जाएगा G3/1 + G3H2, G3/1 + G3H2, ठीक है। तो उसको पहले लिख देते हैं, G3/1 + G3H2, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं -G1H1, ठीक है। और जब यहां पे -G1H1 लिखेंगे तो ये हट जाएगा। देखिए यहां पे चूंकि जगह की कमी है इसलिए हम मिटा मिटाई कर रहे हैं, आपको हर चीज को फिर से बनाना होगा एग्जाम में, आपके पास मिटाने की सुविधा नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके साथ ये पूरा का पूरा किसमें है, फीडबैक में है। यहां पर आप चाहें तो प्लस कर लें और यहां पर चाहें तो माइनस कर लें, सही है। तो फाइनली जो आपका C/D आएगा वो क्या आएगा, GS यानी G4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 G3 G4 H1, 1 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस, G1 G3 G4 H1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G3 H2, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्टली हम C लिख रहे हैं यहाँ पे, G4 बाई 1 प्लस G3H2, ये इधर एलसीएम तो बना के इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस G3H2 भी आएगा, तो 1 प्लस G3H2 प्लस G1 G3 G4 H1 इंटू D, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सेपरेटली हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया और सेपरेटली हमने दोनों का आउटपुट निकाल लिया। टोटल आउटपुट क्या होगा, इन दोनों का सम, ठीक है। तो टोटल आउटपुट, अगर टोटल आउटपुट लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, देख लीजिए। टोटल आउटपुट C इक्वल टू G1 G3 G4 अपॉन 1 प्लस G3H2 प्लस G1 G3 G4 H1, ठीक है, इंटू R प्लस G4 प्लस G3 G4 H2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G3H2 प्लस G1 G3 G4 H1 इंटू D। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है ना। ठीक है,
तो ये आपको एक क्वेश्चन है और आप इससे समझ गए कि किस तरह से मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट का क्वेश्चन कैसे पूछता है और कैसे बनाते हैं, है ना, जहां पर कि एक से ज्यादा आउटपुट भी हो। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये सर्किट है R1 G1 C1 R2 G2 C2, G2 से फीडबैक R1 पे और G1 से फीडबैक R2 पे, ठीक है। इसमें कह रहे हैं आपको C1 बाय R1 निकालिए, मतलब C1 बाय R1, C2 बाय R2 निकालिए, C1 बाय R2 निकालिए और C2 बाय R1 निकालिए। अलग अलग दिया है, ठीक है। तो एक एक करके अगर देखें, देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपसे पूछा है सिर्फ वही रहेगा सर्किट में और बाकी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा है C1 बाय R1, तो C1 ये है, R1 ये है, ठीक है। तो जब हम इसको बनाएंगे भी सर्किट को, डायग्राम को, तो सिर्फ C1 और R1 रहेगा और सभी ब्लॉक्स रहेंगे। R2 और C2 खत्म हो जाएगा, R2 और C2 नहीं रहेगा। जिसको पूछा गया है सिर्फ वही रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं C1 बाई R1। तो देखिए पहले देखते हैं कि ब्लॉक कैसे बनेंगे। R1 रहेगा इसलिए ये समिंग पॉइंट भी रहेगा, ठीक है। यहां पे होगा प्लस और इधर G1, ठीक है, और इधर C1। R2 नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि है ही नहीं। तो यहां से जो फीडबैक गया है H2, समिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये माइनस H2 और G2 की तरह आएगा। देखिए जरा, माइनस H2 और G2 ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। और C2 तो है नहीं, तो ये है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट यहां पे माइनस H1, ये कुछ इस तरह का सीन बनेगा, है ना, क्योंकि सिर्फ हमसे क्या पूछा है C1 बाई R1। अब आप यहां पे अगर ध्यान से देखिए तो यहां से चला ये इस टेकऑफ पॉइंट से यहां निकला माइनस H2, G2 और माइनस H1। ये तीनों आपस में किसमें है, सीरीज में है। H1 H2 G2 दिस ऑल आर इन सीरीज, ठीक है। अगर यहां से हम माइनस हटाएं, यहां प्लस कर लें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसको अगर रिकंस्ट्रक्ट करें तो ये हो जाएगा R1, ठीक है, और यहां पे G1, यहां पे C1 प्लस ये H1 H2 G2, H1 H2 G2, ठीक है, यही होगा ना। तो देयरफॉर C1 बाई R1 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहां प्लस है, जब यहां पे प्लस होता है तो उस फॉर्मूला में माइनस आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा G1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस GSHS, तो 1 माइनस G1 G2 H1 H2, दिस इज द आंसर, ठीक है। 1 G1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G2 H1 H2, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से निकला C1 बाई R1। सिमिलरली निकालेंगे हम लोग C2 बाई R2, फिर निकालेंगे C1 बाई R2, फिर निकालेंगे C2 बाई R1। आप लोग खुद से भी सॉल्व करके देखिए। और अब हम बनाते हैं C2 बाई R2। C2 बाई R2,
देखिए तो C2/R2 में ये C2 है, ये R2 है, और ये ऊपर वाला पूरा का पूरा फीडबैक में आ जाएगा। R1 और C1 होगा नहीं, तो यहाँ से G1 है, G1 से जो G1 के बाद जो आया वो आया H2, ये, और H2 आया यहाँ पे माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ से जो G2 है वहां से ये गया है H1 यहाँ पे माइनस में, तो R1 चूंकि हट जाएगा, इससे समिंग पॉइंट हट जाएगा, इस माइनस को इसी के साथ इंक्लूड कर लिए माइनस H1। अब आप देख सकते हैं कि माइनस H1 G1 H2 तीनों किस में है, सीरीज में, ठीक है। तो तीनों सीरीज में है, इस माइनस को भी इसी के साथ लगा दिए, यहाँ प्लस कर लिए, और तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या आ गया, H1 H2 G1। अब बाकी आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया C2/R2। अब हम लोग करेंगे C1/R2। अब देखिए C1/R2, ठीक है। तो C1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है, R1 और C2 खत्म हो जाएगा। तो R2 हमारा इनपुट है और C1 हमारा आउटपुट है। तो इनपुट से आउटपुट के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब हमारे क्या होंगे, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो R2 से अगर चलें तो G2 ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि C1/R2 है, G2 से फिर माइनस H1, R1 खत्म हो जाएगा, तो माइनस H1 और G1 तब C1। तो G2 माइनस H1 और G1 ये तीनों आपका फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट है, ठीक है। और फिर यहां से जो रिवर्स आ रहा है C1 से जो आ रहा है R2 पे H2 माइनस H2, ये क्या हो जाएगा, फीडबैक पाथ एलिमेंट हो जाएगा। उसी चीज को हम यहाँ पर दिखाए हैं कि ये यहाँ पे G2 माइनस H1 और G1 फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट, और ये आपका रिवर्स, ठीक है। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो R2 के साथ ये G2 H1 और G1 माइनस G1 G2 H1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट, और इसका जो बैक में आया H2 निगेटिव के साथ, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, फीडबैक पाथ एलिमेंट। और जब आप C1/R2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस G1 G2 H1/1 माइनस G1 G2 H1 H2, ठीक है। तो ये आ गया आपका C1/R2। सिमिलरली आप C2/R1 भी निकाल सकते हैं, हम इसका आपको आंसर लिख देते हैं। C2/R1 का आंसर है माइनस G1 G2 H2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस G1 G2 H1 H2, ठीक है। कई लोगों का भी क्या होगा, तो ये है इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका जो ये यूनिट है, सेकेंड यूनिट ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाला, वो खत्म हो गया। और इसमें आगे बढ़ने पर फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ वगैरह है, तो वो आप लोगों को 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट यहाँ पे खत्म हो गया। जो थर्ड यूनिट है वो बेसिकली इंडस्ट्री में जो यूज होने वाले जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में, जैसे कुछ स्विचेस के बारे में है, पोटेंशियोमीटर के बारे में है, और भी कुछ चीज़ें होंगी, सर्वो मोटर्स, टेकोमोटर्स, ये सब के बारे में है। तो थर्ड यूनिट में हम लोग अब आगे का स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आज हम लोग उसका एक टॉपिक पढ़ते हैं, पुश बटन स्विच, जो कि जनरली आप लोग देखे होंगे। पुश बटन स्विच हम लोग काफ़ी जगह देखते हैं। फॉर एग्जांपल रिमोट में आप देखते हैं, दबाते हैं एक सिग्नल निकलता है। कॉल बेल, जो डोर बेल होता है, वो भी एक पुश बटन स्विच है, आप दाबते हैं और चीज़ें होती हैं। जो बाइक का जो सेल्फ स्टार्ट है, दैट इज ऑल्सो पुश बटन स्विच। हॉर्न है, वही पुश बटन स्विच है। लिफ्ट में अगर आप चढ़ते हैं तो उसमें जो स्विच है वही पुश बटन स्विच है। और इंडस्ट्रीज में भी स्टार्टर, जो आपके घर का जो सबमर्सिबल मोटर है उसका जो स्टार्टर है, दैट इज ऑल्सो पुश बटन स्विच। ऐसे स्विचेस जिनको कि पुश करने से वो ऑपरेशन करे, वो पुश बटन स्विचेस होते हैं। अब पुश बटन स्विचेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोमेंटरी पुश बटन स्विचेस, मोमेंटरी MOMENTARY, और एक होता है नॉन मोमेंटरी। नॉन मोमेंटरी, अब समझिए, मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक। समझिए, मोमेंटरी पुश बटन स्विचेस ऐसे स्विचेस हैं जिनमें कि
जितने देर आप उसको पुश किए रहेंगे उतने देर तक सर्किट आपका ऑन रहेगा, और जैसे ही आप वो प्रेशर हटाएंगे वैसे ही सर्किट आपका फिर से ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल डोरबेल जो होता है उसको आप पुश करते हैं जितने देर, उतने देर तक ही उसका ऑन होता है, ठीक है। फिर ऑफ हटा लेते हैं हाथ तो फिर वो ऑफ हो जाता है। या फिर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने अगर देखा हो ड्रिल मशीन, जो ड्रिल मशीन करने वाला जो आता है, जितने देर तक वो दाबे रहता है उतने देर तक गर्र करके वो दीवार को या किसी चीज को छेदता है या काटता है ना। फिर हटा दिया तो ऑफ। तो मोमेंटरी पुश बटन स्विचेस वैसे होते हैं जो कि जितने देर तक उनको आप पुश किए हुए प्रेशर दिए हुए उतने देर तक ऑन रहेंगे, और जब आप प्रेशर हटा लेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। और जो नॉन मोमेंटरी होते हैं उनमें क्या होता है, एक बार आप पुश करते हैं तो ऑन होता है, फिर दोबारा पुश करते हैं तो ऑफ होता है। ऐसे एग्जांपल्स आप देखे होंगे। जनरली टीवी का जो स्विच होता है उसको आप एक बार पुश करते हैं, छोड़ देते हैं, वो ऑन रहता है, फिर ऑफ करने, ऐसे तो रिमोट से भी होता है, लेकिन अगर मैनुअल करना हो तो फिर आप पुश करेंगे, हटाएंगे तो ऑफ होगा। लिफ्ट का जो स्विच है, पुश बटन स्विच है। तो मतलब कि कई सारे एग्जांपल्स आपको पुश बटन स्विच के भी मिल जाएंगे, मोमेंटरी के भी मिल जाएंगे, और कई सारे एग्जांपल्स आपको नॉन मोमेंटरी के भी मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली इसका एप्लीकेशन तो काफी सारा है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखिए, पुश बटन स्विचेस का ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिखता है जो आप ये देख रहे हैं, पॉलीमर प्लास्टिक का, जो आप बाहर से देखते हैं वो आप सिर्फ ये देखते हैं। आप इसी को प्रेस करते हैं ना, आप यहाँ पे आप प्रेशर देते हैं, ठीक है, ये है ना। तो आपको सिर्फ ये दिखता है जिसको कि हम लोग पॉलीमर एक्चुएटर कहते हैं, पॉलीमर एक्चुएटर। आपको सिर्फ ये दिखता है, आप इसी पे प्रेशर करते हैं, ठीक है, ये दिखता है। और बाहर से ये दिखता है। इंटरनली क्या होता है कि या तो किसी बैटरी से या कोई भी कुछ भी, जैसे अभी हम मान लीजिए एक बैटरी, ठीक है ना, एक बैटरी से इसका ये टर्मिनल कनेक्टेड होता है, और जो दूसरा टर्मिनल होता है वो मान लीजिए डोरबेल है तो डोरबेल या स्टार्टर या मोटर कुछ भी, ये लोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और फिर इसका रिटर्न यहाँ, ठीक है, बैटरी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सर्किट इसका बनता है, ठीक है। इसके दो टर्मिनल होते हैं एल्युमिनियम के। देखिए इसमें जो लाइव पार्ट है जिससे करंट पास करेगा उसको हम रेड से बनाए हैं। ये एक एल्युमिनियम डिस्क है, ये दोनों कनेक्टिव टर्मिनल। एक बार इसे कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये प्लास्टिक का, पॉलीमर का एक्चुएटर है, प्लास्टिक का बॉडी है, और ये भी प्लास्टिक है, और ये जो है साइड में सपोर्ट्स जिनका नाम है ये भी प्लास्टिक है, और ये बीच में जो है ये शाफ्ट है ये भी प्लास्टिक है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन जो आप रेड में देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम का डिस्क है, एल्युमिनियम का चक्री, जैसे रुपया होता है ना, सिक्का, कॉइन, उसी टाइप का, बट एल्युमिनियम का, ठीक है। ये नीचे में, इस शाफ्ट के नीचे में यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगा हुआ रहता है। आपका पुराना कोई डेक हो या फिर कोई भी इस तरह आप देख सकते हैं, एक स्प्रिंग लगा होता है, और नीचे में दो एल्युमिनियम के फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, है ना, दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक कॉन्टैक्ट में सप्लाई आती रहती है और दूसरा कॉन्टैक्ट लोड से कनेक्टेड होता है, जस्ट लाइक अ स्विच, है ना। दूसरा कॉन्टैक्ट लोड से कनेक्टेड है। दूसरा जो कॉन्टैक्ट है कनेक्टिंग टर्मिनल भी कहते हैं, फिक्स्ड एल्युमिनियम कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। दूसरा जो है वो लोड से कनेक्टेड है। होता क्या है कि सपोज हम लोग अगर मोमेंटरी स्विच की बात करें तो जब हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, ना, तो ये जो दोनों जो सपोर्ट है, देख रहे हैं आप सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट इस डिस्क को प्रेस करते हुए नीचे लाएंगे, स्प्रिंग दबते हुए, स्प्रिंग को देखिए जब ये नीचे की तरफ जब ये पुश होगा, ठीक है, तो ये जो एल्युमिनियम डिस्क है, मतलब होगा क्या कि ये जो एल्युमिनियम डिस्क है ये नीचे आएगा इसमें, है ना। ये ऊपर से सपोर्ट जो है इसको प्रेशर देगा और ये डिस्क नीचे आएगा, स्प्रिंग को दाबते हुए ये नीचे आएगा,
और नीचे आकर के इन दोनों कॉन्टेक्ट्स में के बीच में कॉन्टेक्ट बना देगा। जब ये नीचे आएगा, है ना, तो इन दोनों कॉन्टेक्ट्स के साथ ये एल्युमिनियम डिस्क टच हो जाएगा। तो होगा क्या कि यहां से जो करंट का फ्लो है वो इसके थ्रू, जब ये यहां आ जाएगा कुछ इस तरह से, जब ये कुछ इस तरह से, तो होगा क्या कि यहां से सप्लाई, सब वोल्टेज तो है लेकिन इसके बीच में कांटेक्ट नहीं था, इसलिए करंट जा नहीं रहा था। जब हम इसको प्रेस करेंगे, एल्युमिनियम डिस्क दब के नीचे आएगा, तो करंट इसके थ्रू ऐसे होते हुए और इधर निकल जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू, एल्युमिनियम डिस्क के थ्रू इधर निकल जाएगा। और जब आप छोड़ेंगे, जब आप इसको ऑफ करना है, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे स्प्रिंग जो कि दबा था वो इसको वापस फोर्स देकर के ऊपर फेंक देगा, है ना, तो ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो होता यही है इसमें कि जब आप ऊपर से दाबते हैं तो ये जो सपोर्ट्स है ना, ये सपोर्ट इस डिस्क को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। ये नीचे की तरफ प्रेस होता है और नीचे की तरफ प्रेस होकर के ये जो दो जो कांटेक्ट है, फिक्स्ड कांटेक्ट, इनके साथ कांटेक्ट बनाता है। ठीक है, और फिर इन फिक्स्ड कांटेक्ट के थ्रू, एल्युमिनियम डिस्क के थ्रू पावर लोड को चला जाता है। फिर जब आप इसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग का जो रिटर्न प्रेशर है, मतलब फोर्स है, उससे वापस यहाँ होता है। अब जो नॉन मोमेंटरी स्विच होते हैं, ये तो मोमेंटरी था, नॉन मोमेंटरी स्विच में क्या होता है कि यहाँ पे नीचे में एक लैच होता है। लैच में क्या होता है कि जब आप इसको पूरी तरह से दाबते हैं ना, तो वो तो एक्चुअली ये जो डिस्क है वो जब नीचे पूरे की तरह जब कांटेक्ट में आ जाता है तो यहाँ पर एक लैच होता है जो कि इसको फंसा के रख लेता है वहीं पे, है ना, कि वहां पे अब रुके रहो। ठीक है ना, वहां पे स्टॉप रहो। ठीक है, और जब आप दोबारा प्रेस करते हैं, दोबारा जब प्रेस करते हैं तो फिर ये लैच खुल जाता है और ये वापस प्रेस आ जाता है। समझ में? लॉक टाइप का, कि जब एक बार हम पूरा प्रेस कर दिए तो ये इस पोजीशन पे लॉक हो गया और जब दोबारा प्रेस किए तो लॉक खुला और फिर ये ऊपर आ गया। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बस नॉन मोमेंटरी में एक लैच एक्स्ट्रा यहाँ पे लगता है। तो ये कंप्लीटली इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हुआ किसका? पुश बटन स्विच का। ठीक है, एल्युमिनियम डिस्क है, सिंपल सा कॉन्टेक्ट यहाँ से क्लोज हुआ और या आप सिंपल आप कहीं पर किसी डिवाइस में अगर आप पुराना टीवी हो या डेक हो तो उसमें से आप पुश बटन स्विच को निकाल के खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये पुश बटन स्विच का टॉपिक आपका खत्म हुआ, बहुत सिंपल। इसी तरह सेलेक्टर स्विच है और भी कुछ है। तो नेक्स्ट इस क्लास में हम लोग इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।